हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसी परिपथों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यानी जो समय के साथ साथ जिसकी दिशा और परिमाण बदलते रहते हैं वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। और आज हम पढ़ेंगे कि यदि हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को प्रेरकत्व या प्रतिरोध अथवा उसमें संधारित्र को जोड़ दे तो इस प्रकार का जो परिपथ बनेगा उसके अंदर क्या विशेषताएं देखने को मिलेगी, उसके क्या गुण होंगे, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 टॉपिक क्लियर कर देना चाहती हूँ कि प्रतिघात तथा प्रतिबाधा क्या होती है। आने वाली वीडियो में या आज की वीडियो में हम 2 वर्ड पढ़ेंगे जो प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा है। तो प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा क्या होती है कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R, प्रेरक L तथा संधारित्र C को जोड़ दे तो उसमें जो धारा बह रही है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो उसी अवरोध को हम प्रतिघात कहते हैं। तो प्रतिघात हमारे क्या हुए, यदि L जोड़ेंगे तो कौन सा प्रतिघात होगा, यदि हम धारिता C को जोड़ेंगे तो कौन सा प्रतिघात होगा, उन्हीं के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है प्रतिघात तथा प्रतिबाधा। तो क्या होता है कि किसी परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध R, प्रेरक L तथा धारिता C सभी परिपथ में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आपको पता है कि जब हम किसी परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट होती है। तो इसी प्रकार यदि हम L या संधारित्र C को जोड़ेंगे तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, उसी को प्रतिघात कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिघात हमारी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की हुई कि यदि हम R को जोड़ रहे हैं प्रतिरोध को तो वो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, प्रेरक L को जोड़ेंगे तो कौन सा प्रतिघात उत्पन्न करेगा, और अगर हम धारिता C को जोड़ेंगे तो कौन सा प्रतिघात उत्पन्न करेगा। तो उसी के बारे में है कि यदि परिपथ में हम केवल प्रेरक L द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को, यानी यदि हम परिपथ में केवल प्रेरक L को जोड़ दें, प्रेरक का मतलब सबको पता है, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। पिछली वीडियो मतलब पिछले चैप्टर में हमने क्लियर किया था अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, उसी में हमारा प्रेरकत्व आता है यानी कुंडली। यदि हम तांबे के तार की कुंडली को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, एक हमारा प्रेरकत्व होता है। तो केवल प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न प्रतिघात को, यानी जब हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में क्या जोड़ दिया, परिपथ में हमने प्रेरकत्व को जोड़ दिया, तो जो धारा के मार्ग में रुकावट होगी वो हमारा क्या कहलावेगा, प्रेरकीय प्रतिघात कहलावेगा। क्या कहलाता है, वो हमारा प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। उसे एक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि हम R को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, हम उस प्रतिघात को, जो हमारा प्रतिरोध आएगा उसे हम R लिखेंगे। अगर हमारा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है प्रेरक तो L, तो उसको लिखेंगे हम XL, और जिसे कहते हैं हम प्रेरकीय प्रतिघात। यदि हम केवल धारिता C द्वारा उत्पन्न प्रतिघात जोड़ दें, यानी यदि हम जो हमारा परिपथ है उसमें केवल धारिता C जोड़ दे तो उसमें जो हमारा अवरोध उत्पन्न होगा वो अवरोध कहलाएगा हमारा धारितीय प्रतिघात कहलाता है, क्योंकि उस अवरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। तो क्या होगा, वो धारितीय प्रतिघात कहलाएगा अगर C जोड़ने पर अवरोध उत्पन्न आ रहा है, और अगर प्रेरक तो L जोड़ने पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसे प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, XC से। अगर L जुड़ेगा तो उसे XL लिखेंगे, और अगर C जुड़ेगा तो उसको क्या लिखते हैं, हम XC लिखते हैं। तो इसी प्रकार क्या होगा, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओम्य प्रतिरोध R, अभी तो हमने कहा कि यदि केवल एक जोड़े, L जोड़े, C जोड़े या R जोड़े तब क्या होगा। अब आगे क्या है, यदि हम इनमें से किन्हीं 2 को या तीनों को जोड़े तब क्या होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओम्य प्रतिरोध R, प्रेरक L तथा धारिता C तीनों के संयोग द्वारा अथवा इनमें से किन्हीं भी 2 के संयोग द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा वो प्रतिबाधा कहलाती है। यदि हम एक को जोड़ेंगे तो जो हमारा अवरोध उत्पन्न आया था वो क्या था, हमारा प्रतिघात कहलाता था, और यहाँ पर क्या है, प्रतिबाधा कहलाता है, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वही होगा जो हमारा R रेजिस्टेंस का होता है, क्या होता है, ओम।
यानी इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर अर्थात ओम होता है। जो भी हमारा प्रेरकीय प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात या हमारा प्रतिबाधा निकल कर आएगी, उसका जो मात्रक होता है वो ओम या वोल्ट पर एम्पियर होता है। क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, अवरोध का काम कर रहा है, रुकावट का, और वही काम क्या करता है हमारा रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो ये था हमारा प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा क्या होती है। मतलब जब हम डेरिवेशन को हल करेंगे तो उसमें ये दो वर्ड पढ़ेंगे, प्रतिबाधा प्रतिघात। तो ये होता क्या है उसके बारे में मैंने पहले बता दिया है कि प्रतिबाधा क्या होगी और प्रतिघात वर्ड कहाँ पे आएगा। इसके बाद आता है हमारा एसी परिपथ, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि हम एसी परिपथों का अध्ययन करेंगे। यानी जो हमारा एसी परिपथ होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक बार ओम्य प्रतिरोध को जोड़ेंगे, एक बार हम प्रेरकत्व को जोड़ेंगे और एक बार हम संधारित्र को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर जो हम देखेंगे, उनके परिपथ के अंदर जो विशेषताएं देखी जाएगी, उनके गुणों को देखा जाएगा, उसी के बारे में हम क्लियर करेंगे। तो इसमें एसी परिपथ है, सबसे पहले हमने क्या जोड़ दिया, ओम्य प्रतिरोध कि यानी जो हमारा परिपथ एसी परिपथ, सबको पता है एसी अल्टरनेटिंग करंट है। तो जब हम इसमें ओम्य प्रतिरोध यानी आर रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तब क्या होता है, तो इसमें क्या है कि यदि हम आपके पास में एक प्रतिरोध है जिसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ दिया। ये क्या है, हमारा एक प्रतिरोध है जिसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा जोड़ दी। आपको पता है सभी को कि यदि हम बैटरी जोड़ते तो क्या करते हैं, एक सिरा बैटरी का क्या होता है प्लस और दूसरा क्या होता है एक सिरा माइनस। तो ये हमारी क्या थी, बैटरी। और अब हम क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। प्रत्यावर्ती धारा का क्या कैसे चल रही थी, कल हमने उसका सिंबल बनाया था, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा थी। तो इसलिए हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का क्या बना दिया, ये सिंबल बना दिया, इसका प्रतीक चिन्ह। तो जो हमारा रेजिस्टेंस आर है, प्रतिरोध है, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दिया, जिसकी वोल्टता कितने वी है और आई एम्पियर किसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यही हमने थ्योरी में लिखा कि जब एक प्रतिरोध को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, मतलब उसकी धारा में क्या परिवर्तन होगा, धारा और वोल्टता जो है उसके बीच में क्या ग्राफ बनेगा, क्या उनमें डिफरेंस आएगा, वो ही हम इसमें हल करेंगे। तो मानव परिपथ में प्रतिरोध आर है तथा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता कितनी है, वी है। तो इसके बाद आगे देखिए, तो इसके बाद क्या होगा, ओम के नियम से हमें धारा निकलनी है। एक बात और ध्यान से देखिए, जैसे हम परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ेंगे, हल करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होगा, जब हम प्रेरकत्व को जोड़ेंगे ऐसे ही हम धारिता को जोड़ेंगे। तो मतलब तीनों क्या है, बिल्कुल तीनों मिलते जुलते एक दूसरे से। तो क्या करना होगा, पहले टॉपिक को अपना क्या करो, क्लियर करो। यदि इस टॉपिक में कुछ भी बच जाता है तो वो सब क्या हो जाएगा, अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। यानी यदि हमने प्रतिरोध जोड़ने पर आपको लगा कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अगले आने वाले सभी टॉपिकों में ये सब क्लियर हो जाएगा। तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हमने प्रतिरोध को जोड़ दिया और वी वोल्टता लगाई तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित हो गई आई। तो ओम के नियम से हमें पता है आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। और वी हमारा क्या होता है, वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो इसे क्या करेंगे आगे, तो आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, वी नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। यहाँ पे v की वैल्यू रख दी, वी नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, जहाँ पे हमारा वी नोट क्या था, शिखर मान था। कल डेरिवेशन में मैंने समझाया था कि जो हमारा v होता है वो होता है तात्क्षणिक मान और जो हमारा वी नोट होता है वो होता है शिखर मान। तो यहाँ पे क्या हुआ, वी नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो क्या हो गया, ये आई इक्वल टू वी नोट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। वी नोट अपॉन आर को हमने क्या कर दिया, अलग ले लिया और साइन ओमेगा टी। तो जब हमारा ये शिखर मान है वी नोट, तो वी नोट अपॉन आर क्या हुआ हमारा,
प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, क्योंकि V अपॉन आर क्या होता है हमारा I होता है, तो V नोट अपॉन आर हमारा क्या होगा I नोट होगा। तो V नोट अपॉन आर हमारा हो गया प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, क्योंकि V अपॉन आर क्या होता है हमारा I, तो V नोट अपॉन आर क्या हो गया हमारा I नोट। तो इसलिए I इक्वल टू क्या हो गया I नोट साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया ये I और V नोट अपॉन आर है हमारा I नोट और साइन ओमेगा टी, जहाँ पर I हमारी प्रत्यावर्ती धारा है और I नोट हमारा क्या है शिखर मान है। I नोट हमारा शिखर मान है और ओमेगा टी क्या हमारी कला फेज, ओमेगा टी हमारी कला है। तो ये हमें I आ गया निकल कर। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा आरेख है, किरण आरेख है, कला आरेख है, वो क्या होगा। इससे क्या पता चलता है, जब हमारा V क्या था V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी था, तो I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। तो जो हमारी कला है, कला क्या होती है जो साइन के बाद जुड़ा होता है, थीटा पाई जो भी होता है वो हमारी क्या होती है कला। तो V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, इसमें हमारी कला कितनी है ओमेगा टी है, और इधर I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी में भी कला कितनी है ओमेगा टी है। यानी वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों की कला क्या है समान है, यानी दोनों का कलांतर क्या है, दोनों के बीच कलांतर 0 है। अतः ये क्या होंगे समान कला में होंगे, यानी वोल्टता और धारा क्या होगी हमारी समान कला में होगी। तो इसलिए आता है शुद्ध ओम में प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होंगे, अर्थात इनके बीच कलांतर क्या होगा 0 होगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों की दिशा क्या होगी एक होगी, या इसको इस ग्राफ में ऐसे भी दिखा सकते हैं कि VM IM दोनों एक ही कला में है। इसके बाद आया ये कला हुई, इसके बाद आया इनका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा हमारा कि यानी I और V के बीच में ग्राफ क्या है। तो यहां देखने में क्या मिलता है दोनों के क्या है परिमाण, दोनों की दिशा क्या होगी समान हुई, समान कला में है, लेकिन यहाँ पर क्या आयाम अलग निकल के आएगा। क्यों आएगा ना आयाम अलग निकल कर, क्योंकि यहाँ पे देखिए I इक्वल टू हमारा V अपॉन R है, यानी I छोटा है या V छोटा है। अगर हमसे पूछा जाए कि I और V में क्या छोटा है, तो I क्या हो रहा है V अपॉन R है, तो इसका मतलब क्या हुआ I हमारा छोटा है और V हमारा क्या है बड़ा है। मान के चलो हमारा V 10 है और R हमारा 2 है, तो 10 अपॉन 2 क्या आएगा 5 आएगा। तो I 5 आ रहा है निकल के और V कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ V बड़ा है और I क्या हमारा छोटा है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा क्या होगा V की वैल्यू बड़ी होगी, V का आयाम ज्यादा होगा और I का आयाम क्या होगा कम होगा। तो इससे क्या दो बातें निकल के आई कि जो I और V के बीच कलांतर है वो 0 है, यानी दोनों समान कला में है। और दूसरी बात निकल के आई जो हमारा I नोट है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है वो छोटा है किससे प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान से। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जब परिपथ में केवल प्रेरक तो जुड़ा हो, यानी परिपथ में केवल क्या हो हमारा प्रेरक हो। अभी हमने प्रतिरोध जोड़ा, प्रतिरोध जोड़ने पर क्या किया हमने कि माना परिपथ में R प्रतिरोध है, उसको कहीं से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जिसकी वोल्टता V थी और करंट I था। इसके बाद हमने क्या निकाला इसमें VV, हमें पता है V नोट साइन ओमेगा टी होता है, हमने उसमें करंट निकाला, यानी प्रत्यावर्ती धारा कितनी होगी वो ज्ञात की हमने इसमें। और जो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता थी और प्रत्यावर्ती धारा थी उन दोनों की कलांतर देखे कि उनकी कलाओं में क्या अंतर है और V और I में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसके बाद ऐसे ही प्रक्रिया हम क्या करेंगे प्रेरकत्व में करेंगे कि जब हमारा परिपथ में क्या जुड़ा है प्रेरकत्व, तो जब हमारा परिपथ में प्रेरकत्व जुड़ा होगा, प्रेरकत्व मीन्स होता है हमारी कुंडली, यानी एक तांबे के तार की कुंडली। तो इसमें क्या होगा कि जब तांबे के तार की कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने लगती है, यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होने लगती है जब हम उसे कहीं से जोड़ देंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से। इसके बाद ये हमारी एक कुंडली हो गई, तांबे के तार की कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है।
इसको कहीं से जोड़ दिया हमने, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, जिसकी वोल्टता क्या है, V है। तो इसमें भी क्या होगा, हमें पता है कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो जो इसमें जब इसकी धारा की दिशा और परिमाण यानी चेंज होते रहेंगे तो कुंडली में क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि कुंडली में क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा। जब धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल कार्य करेगा जो धारा को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसी प्रकार क्या होगा, कुंडली पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टता, वहां पर हम विद्युत वाहक बल को E से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, उसे V से डिनोट करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है हमारा, V नोट साइन ओमेगा टी। अब जब परिपथ में प्रेरक L जुड़ा हो तब हमारा क्या था, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी था। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये हमने डेरिवेशन में पिछले चैप्टर में कर चुके हैं हम। V इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई अपॉन डी टी। अब बोलोगे कि अब आगे क्या करना है, जब हमें क्या करना है, इसमें I ज्ञात करना है, हमें करंट, जब हमने प्रतिरोध जोड़ा था तो हमने क्या ज्ञात किया था, धारा को ज्ञात किया था। तो ऐसे इसमें हम धारा को ज्ञात करेंगे। धारा कैसे निकलेगी, जब V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी है तो क्या करेंगे, डी आई को एक तरफ रख लेंगे और एल डी टी को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा इसमें, डी आई इज इक्वल टू वी अपॉन में चला गया एल, वी अपॉन एल इंटू डी टी। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी हमारा क्या है, वी नोट साइन ओमेगा टी है। तो क्या होगा यहाँ पे, वी नोट साइन ओमेगा टी अपॉन में एल इंटू डी टी। तो डी आई इज इक्वल टू हुआ वी नोट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। इसके बाद दोनों का समाकलन करने पर, मैंने पहले ही बोला था कि बायोलॉजी वालों को ये चैप्टर थोड़ा परेशान करने वाला है, इसलिए क्या करो, जो भी बात साइड में लिख दी जाए, समझा दी जाए, उसको अच्छे से ध्यान से समझो, उसे याद कर लो। तो जब हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर क्या होगा, डी आई का समाकलन इज इक्वल टू समाकलन वी नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो हमें पता है जब हम समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी बाहर आ जाती है। क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो डी आई का समाकलन आई, क्योंकि हमें पता है डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, डी वाई का समाकलन वाई होता है, तो डी आई का समाकलन क्या होगा, आई होगा। तो डी आई का समाकलन आई इज इक्वल टू वी नोट बाहर अपॉन एल, प्रेरक तो भी बाहर, क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो समाकलन किसका होगा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का। किसका होगा समाकलन, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का। इसके बाद साइन ओमेगा टी डी टी का समाकलन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है हमारा माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। मैथमेटिक्स वालों को सभी को पता है कि समाकलन क्या होगा साइन ओमेगा टी का, माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो यही वैल्यू हम कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी नोट अपॉन एल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसके बाद ओमेगा हमारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, वी नोट अपॉन ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी। ओमेगा हमारा बाहर आ गया, तो आई इक्वल टू वी नोट अपॉन ओमेगा एल और माइनस के कोस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी नोट अपॉन ओमेगा एल, कोस ओमेगा टी क्या हो सकता है हमारा, माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हमारा क्या होता है, माइनस के कोस ओमेगा टी होता है। क्योंकि हमारा साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो गया, माइनस कोस ओमेगा टी कैसे हुआ, क्योंकि कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिए, ओमेगा टी पहले लिया है और माइनस 90 को बाद में लिख दिया माइनस चिन्ह लगाकर। तो माइनस कोस ओमेगा टी क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसके बाद आई इक्वल टू क्या होगा, वी नोट। हमें पता था वहाँ जब हमने ओमे प्रतिरोध को जोड़ा था तो हमारा क्या था, यहाँ पर आर था। हमने बताया था कि जो हमारा प्रतिरोध होगा क्या होगा, जब हम एल को जोड़ देंगे,
प्रतिघात कहलाता है, जिसे हम क्या करते हैं XL से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा I इक्वल टू वी नोट, ओमेगा L की जगह क्या आ गया XL। तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री है। वी नोट हमारा क्या है शिखर मान है। तो I इक्वल टू क्या हो गया I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, यानी I इक्वल टू क्या आ गया हमारा I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ पर I नोट क्या हमारा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, वो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान था वी नोट। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या लिख दिया I नोट। तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारा I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो हमें ये करंट ज्ञात करना था, यही वैल्यू हमें निकालनी थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आरेख देखेंगे, अपने ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ देखने पर पहली तो बात आती है हमारी कि फेज कलाओं में क्या अंतर है। हमारे यहाँ पर कला कितनी थी वी नोट साइन ओमेगा टी, क्या था हमारा ये वी नोट वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। तो इसकी कला वोल्टता की कला कितनी थी ओमेगा टी थी, और यहाँ पर हमारी कला क्या आ रही है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो इसकी कला आ रही है ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और वहाँ पर कला है हमारी ओमेगा टी। तो क्या हुआ, जो हमारी वोल्टता है वो आगे है किससे, प्रत्यावर्ती धारा से, और कितने डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि जब हम इसमें प्लस 90 कर देंगे तो ओमेगा टी आ जाएगा। तो यानी हमारी धारा 90 डिग्री पीछे है वोल्टता से, और वोल्टता हमारी 90 डिग्री आगे है किससे, धारा से। तो इसके बीच में ग्राफ क्या बनेगा, इसके बीच में ग्राफ ये बनेगा V और I, ये I है और ये V है। तो 90 डिग्री आगे है V, या तो ये ग्राफ बना सकते हैं या इसका ग्राफ ये बना सकते हैं। 90 डिग्री पीछे करनी है हमें धारा वोल्टता से। इसके बाद आता है इसका ग्राफ बनाना। क्या आता है इसका ग्राफ बनाना। ग्राफ के लिए ध्यान से समझिए, हमें साइन और कोस के बीच ग्राफ बनाना है। किस किस के बीच, साइन और कोस के बीच ग्राफ बनाना है, यानी V